Good afternoon, everyone. तो हमने लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था मेटाबोलाइट्स के बारे में। दो तरह के मेटाबोलाइट्स हमने पढ़े थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक, जो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आज, कार्बोहाइड्रेट्स। First topic for today is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो बी रेफर्ड एज सैकराइड। सैकराइड का मतलब होता है शुगर। मीनिंग ऑफ सैकराइड इज शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं या सैकराइड जो है, इन्हें जनरली सिंपल आम भाषा में हम इन्हें शुगर बोलते हैं। ठीक है, शुगर उसे कहा जाता है ना जिनका टेस्ट स्वीट होता है। ठीक है, तो जनरली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, हेंस द नेम शुगर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्वीट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल टर्म होगी, शुगर या सैकराइड। टेक्निकल टर्म्स जो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, या 3 टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली शुगर कहा जाता है। तो शुगर जब हम बोलते हैं तो वो एक जनरल टर्म होगी, टेक्निकल टर्म वो नहीं है। टेक्निकल भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। सैकेराइड का मीनिंग मैंने ऊपर ही बता दिया, शुगर। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, एक से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, फ्यू। पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, मैनी या मल्टीपल। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये क्या है? दीज आर सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स which cannot be hydrolyzed,
हाइड्रोलाइज का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोलाइज का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन होना। अभी इस मीनिंग में एक्सप्लेन करता हूं। विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर शुगर्स। हाइड्रोलाइज का मीनिंग है, हाइड्रोलाइज्ड वर्ड हाइड्रोलिसिस से आया है। हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, breakdown of substance in presence of water, in presence of water। अगर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का मतलब सब्सटेंस का साइज पहले बड़ा था, वो साइज अब टूटकर छोटा हो गया। अगर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए आया है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। वाटर की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन हो किसी सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो मोनोसेकेराइड ऐसे शुगर होते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइज और फर्दर नहीं किया जा सकता। अगर आपने मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट या एक मोनोसेकेराइड को, अगर आपने एक मोनोसेकेराइड को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, वो कुछ और ही स्मॉलर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उसे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका साइज सबसे छोटा है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक कार्बोहाइड्रेट जिनका साइज सबसे छोटा है, वो मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड एक सिंगल यूनिट होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की या किसी भी एक शुगर की, एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, इन्हें फर्दर आगे ब्रेक डाउन अगर आप करोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो गए। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये भी सिंपल शुगर्स होती हैं। सिंपल शुगर्स which are made by condensation, which are made by condensation। condensation का मतलब होता है एडिशन, condensation of 2 to 9 monosaccharides। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसी सिंपल शुगर्स होती हैं जिनके स्ट्रक्चर में 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड का नंबर हो सकता है मिनिमम मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर में ओलिगोसैकेराइड के 2 हों, ये भी हो सकता है कि मोनोसैकेराइड्स 3 हो या 4 हो। कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं मैक्सिमम एक ओलिगोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में। तो ओलिगो का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्यू। क्या फ्यू है यहाँ पर? जो मोनोसैकेराइड का नंबर है, कितना नंबर हो सकता है? 2 से लेकर 9 तक हो सकता है एक ओलिगोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में। तो ये
मोनोसेक्राइड से तो ओलिगोसेक्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स के एडिशन होने से, कंडेंसेशन होने से बन रहे हैं। कितने मल्टीपल हैं, 2 से लेकर 9। ठीक है, ये भी सिंपल शुगर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो मोनोसेक्राइड थे उनका स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट हो गया सभी शुगर्स में। आखिरी है पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड होता है इन्हें कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स मेड अप ऑफ मोर देन 9 मोनोसेक्राइड्स। इनके स्ट्रक्चर में 9 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोर देन 9 मोनोसेक्राइड। इनके स्ट्रक्चर में 9 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स हैं। 9 से ज्यादा कितने ही हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5000, 10,000 हो सकता है, लैक्स में मोनोसेक्राइड का नंबर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा इनका स्ट्रक्चर हो सकता है पॉलीसेक्राइड्स का, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड का मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड के कुछ एग्जाम्पल हो गए, बाकी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज एक टाइप की ओलिगोसेक्राइड होती है। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोस, फ्रक्टोस, ये मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गए टेक्निकल नेम्स कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मेरे को ये बताओ इन तीनों में से कौन कौन सी शुगर, इन तीनों में से कौन कौन सी शुगर मैक्रोमोलिक्यूल में आएगी। इन तीनों में से कौन कौन सी शुगर मैक्रोमोलिक्यूल में आएगी, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। ओलिगोसेक्राइड किस में आएगा, ओलिगोसेक्राइड मैक्रो के माइक्रो में, ओलिगोसेक्राइड मैक्रो के माइक्रो। बिल्कुल सही आपने आंसर किए। हमने पढ़ा था जो माइक्रो मॉलिक्यूल है उसमें सिंपल शुगर्स आती हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या आता है, सिंपल शुगर आती हैं। तो सिंपल शुगर कौन कौन सी होगी यहाँ पर, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, ये माइक्रो होगी, माइक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है यहाँ पर, पॉलीसेक्राइड। तो मैक्रो में केवल पॉलीसेक्राइड है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में। तो मेरे को अब ये बताओ, ये पॉलीसेक्राइड एसिड एनालिसिस वाले टेस्ट में फिल्ट्रेट में मिलेगा कि रिटेंटेट में मिलेगा, पॉलीसेक्राइड फिल्ट्रेट में मिलेगा कि रिटेंटेट में मिलेगा। एसिड एनालिसिस वाला टेस्ट जो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल की, जिसने रिवाइज किया होगा नोट्स वही आंसर कर पाएगा। आंसर है इसका
जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो फिल्टर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाई क्योंकि वो एसिड में सोल्यूबलाइज नहीं हुई, इसलिए वो कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सही आंसर दिया है, रिटेंटेड में। पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स शुगर मिलेगी रिटेंटेट में, और ये दोनों जो है मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये मिलेंगी फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो आप यहां पर ये पॉइंट ऐड कर लो, दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में लिख लो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रो होता है, और मोनोसेकेराइड में भी लिख लो माइक्रोमोलिक्यूल। बाकी अब कौन सा रिटेंटेड या फिल्ट्रेट में मिलेगा वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम। अगर हम इनकी डेफिनेशन पर ही जाएं तो ये समझ में आ रहा है कि जो पॉलीसेकेराइड है वो भी मोनोसेकेराइड के बने हुए हैं, जो ओलिगोसेकेराइड है वो भी मोनोसेकेराइड के बने हुए हैं। तो अगर हम मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर, अगर हम मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से, इनके स्ट्रक्चर से ही बिगिन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका अगर केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें, ठीक है, इनका अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो देयर जनरल केमिकल फॉर्मूला वो होता है CN H2O होल N। ठीक है, वेयर N इक्वल्स टू 3 to 7। ये इनका फॉर्मूला हो गया। कोई भी मोनोसेकेराइड हो, अगर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता करना है तो इस फॉर्मूले में आपको N की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। N क्या है? अगर हम फॉर्मूले में देखें, N है नंबर ऑफ कार्बन, जो केमिकल फॉर्मूला में कार्बन का नंबर है वो N है, CnH2O होल N। तो कार्बन जितने भी होंगे, कार्बन N नंबर ऑफ कार्बन है, जितने भी कार्बन होंगे उससे क्या जुड़ा हुआ है? उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। जितने भी कार्बन हैं उससे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें, जितने कार्बन हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर में। H2O होल N लिखा हुआ है, तो हेंस द नेम कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो आया है वो इसी मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर की वजह से आया है।
मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो उस केमिकल फॉर्मूला में जितने कार्बन के नंबर है उतने ही क्या हैं, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जितना कार्बन का नंबर है उतना ही क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। हेंस द नेम कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट वर्ड वाटर के लिए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू हो सकती है 3 to 7। ये नोट डाउन कर लिया? ये डिफरेंस वाला जो पॉइंट टेबल था, ये कर लिया नोट डाउन? चलो ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 to 7। मिनिमम कार्बन का नंबर 3 हो सकता है एक मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर में, और मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, एक मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर में। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम मोनोसेक्राइड के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जैसे मोनोसेक्राइड का सबसे पहला टाइप है ट्राइओस। ठीक है, इसे ट्राइओस शुगर लिखते हैं। ट्राइओस शुगर। ट्राइओस शुगर में जो एन की वैल्यू है वो होती है 3। मतलब कार्बन का नंबर कितना है? 3 है। इसे हम 3 कार्बन शुगर भी लिख सकते हैं। ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो ट्राइओस शुगर होगी। या एन की वैल्यू जिसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? 3 है। अगर मैं इस केमिकल फॉर्मूला में 3 पुट करता हूं तो क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा C3H6O3। यही केमिकल फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गया ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने? अगर एन की वैल्यू 3 पुट कर दे, जिसे नहीं समझ में आया वो बोले, वो चैट में लिख दे। जिसे आ गया समझ में, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर? जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वहां एन की जगह 3 लिख दो, तो C3 लिखोगे और H2O होल 3 लिखोगे। अब होल 3 को अगर हम खोल कर लिखें तो 3 into 2 जो हाइड्रोजन के हैं वो 6 हो गया, और ऑक्सीजन एक ही है तो 3 into 1 3 हो गया। ठीक है, C3H6O3। तो ये हो गया 3 कार्बन शुगर। जो 3 कार्बन शुगर होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइओस शुगर। इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ट्राइओस शुगर के ग्लिसर एल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये पूरा एक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है 4 कार्बन शुगर का। 4 कार्बन शुगर को क्या बोलेंगे? टेट्रोस शुगर। जरा केमिकल फॉर्मूला बता दो मेरे को टेट्रोस शुगर का। एन की वैल्यू 4 है।
सही है बिल्कुल, C4H8O4, ठीक है, सिंपल है, C4H8O4। इसका एग्जाम्पल टेट्रोस का, एरिथ्रोस, एरिथ्रोस शुगर। नेक्स्ट 5 कार्बन शुगर, पेंटोस शुगर। एन की वैल्यू जिसमें 5 है, पेंटोस, C5H10O5, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है राइबोस शुगर। नेक्स्ट एन की वैल्यू 6, हेक्सोस शुगर। एन की वैल्यू 6 होगी तो फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। ये फॉर्मूला तो आप शायद छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे। किसका होता है ये केमिकल फॉर्मूला? बिल्कुल सही, ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। बिल्कुल सही आंसर। एक फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी है हेप्टोस। एन की वैल्यू 7, C7H14O7। इसका एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। तो ये तो हो गया इन सभी का नेम्स, कौन सी शुगर में कितने कार्बन होते हैं, ये पढ़ा बस हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे स्ट्रक्चर कुछ ही का पढ़ना जरूरी है, जैसे ये जो सीडोहेप्टुलोस है, इसका स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछा जाता ना एनसीईआरटी में, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पहले वो चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हुए वो सभी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहाँ दिए हुए एनसीईआरटी में? जैसे ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आप पेज नंबर 145 देखना, एनसीईआरटी का पेज नंबर 145। यहाँ पर आपको कुछ के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, पहला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, दूसरा राइबोस का है। अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, हेक्सोस, और राइबोस 5 कार्बन शुगर होती है। तो कुछ के स्ट्रक्चर यहाँ पर जैसे गिवन है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है वो तो मस्ट है बिल्कुल करना। बाकी के जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनवाऊंगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कैसे ये हमें ग्लूकोज और राइबोस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बाकियों के स्ट्रक्चर एक बार आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इनके स्ट्रक्चर को समझना। इसे नोट डाउन कर लो यहां तक अगर किसी ने नहीं किया। अगले टॉपिक की हेडिंग दो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसे समझना जरूरी है। उसके लिए जैसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, पहले समझ लो और फिर बनाना, ठीक है। स्ट्रक्चर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कैसा होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई एनिमल है, जैसे हॉर्स है, हॉर्स के 4 पैर होते हैं, उसकी एक टेल होती है, 2 आईज होती हैं उसकी, ठीक है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है ना पर्टिकुलर। फिर हम कोई और एनिमल देखते हैं, मंकी देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। फिश देखते हैं, फिश का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है, वो पानी में रह रही है। तो हर एनिमल का या इवन प्लांट्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है कि ये ऐसा होता है। ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस का भी स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो जैसा मैं यहां पर बनाऊंगा आपको एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी में नोट डाउन करना है। जो स्ट्रक्चर मैंने राइट साइड में लिख दिया वो आप भी नोटबुक में राइट साइड में लिखेंगे। जो लेफ्ट साइड में मैंने बॉन्ड बनाया वो बॉन्ड लेफ्ट साइड में ही आएगा। आप लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड को राइट साइड में नहीं कर सकते, फिर वो कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगा। आ रहे समझ में? जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, ऐसे ही यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर्स का बॉन्डिंग्स भी फिक्स्ड होती है, डायरेक्शन भी उनकी फिक्स्ड होती है। तो जैसा मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही नोट डाउन करना है। सबसे पहला है स्क्रीन नॉट विजिबल। अच्छा, तो सबसे पहला है यहाँ पर ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला अभी हमने देखा था, 3 कार्बन है ये। अगर आपको ये भी ध्यान रहेगा ना ये 3 कार्बन शुगर होती है, तो हमें केवल क्या याद करना है, हमें जनरल फॉर्मूला याद करना है, CnH2O होल N। सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था जितने कार्बन हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो CnH2O होल N, ठीक है। और दूसरी चीज याद क्या करनी है कि कोई भी शुगर का नाम आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, N की वैल्यू याद रखनी है। तो ग्लिसर एल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, तो केमिकल फॉर्मूले में पुट करो और ये आ जाएगा जनरल फॉर्मूले में N की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। और क्या याद करना है? हमें याद करना होता है कि जो भी शुगर हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है कि कीटोन होते हैं। शुगर में 2 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आप लिख लो, मोनोसेक्राइड्स are either
एल्डिहाइड आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। इन पे जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो या तो एल्डिहाइड का मिलेगा या कीटोन का मिलेगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में इनके फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए जाते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। जो एल्डिहाइड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एक कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, मेरे को बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? 1 2 3 4 कितनी होती है? वैलेंसी समझते हो? वैलेंसी का मतलब है कि कितने वो बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। मेरे को बताओ इस स्ट्रक्चर में कार्बन के कितने बॉन्ड है? अभी ये जो सी एच ओ बना रखा है मैंने, इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3 ही बॉन्ड है ना यहाँ पर। 2 तो ऑक्सीजन के साथ है और 1 हाइड्रोजन के साथ है, मतलब एक चौथा बॉन्ड खाली है, उसको ऐसे ब्लैंक बना दो। चौथे बॉन्ड को ऐसे ब्लैंक बना दो। ऐसे ही जो कीटोन होते हैं, कीटोन में एक कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एक कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, और कार्बन पे 2 बॉन्ड्स ब्लैंक बना दो। ये कीटोन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि मोनोसेक्राइड या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो हमेशा पहला कार्बन होगा। अगर मोनोसेक्राइड कीटोन है तो कीटोन का कार्बन दूसरा कार्बन होगा स्ट्रक्चर में। एल्डिहाइडिक कार्बन इज फर्स्ट कार्बन इन स्ट्रक्चर, और अगर कीटोन है स्ट्रक्चर में, कीटोनिक कार्बन इज सेकेंड कार्बन इन स्ट्रक्चर। शुगर के स्ट्रक्चर में वो हमेशा सेकेंड कार्बन होगा। अगर ये अभी समझ में नहीं आए तो स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। अब जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड का। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसे एक बार समझो। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम नोटबुक में वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कोई हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं बनाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे वर्टिकली। ठीक है, ऐसे वर्टिकली बनाना है स्ट्रक्चर। तो 3 कार्बन है, सबसे पहले हम कार्बन को बनाएंगे स्ट्रक्चर में। फॉर्मूले में हमें दिख रहा है 3 कार्बन है, तो इस तरह से 3 कार्बन की एक वर्टिकल चेन बना दो। सबसे पहले काम ये करो, लिखो अपनी नोटबुक में 3 कार्बन की ऐसे एक वर्टिकल चेन बना दो। इनमें से
जो सबसे पहला कार्बन होगा वो ऊपर से नेमिंग कर दो उसकी। जैसे पहला कार्बन इसे बना दिया तो 1 लिख दिया इसको कार्बन के नीचे, इसे 2 लिख दिया और इसे लिख दिया 3। 3 ही तो कार्बन है स्ट्रक्चर में, उसकी नंबरिंग कर दी 1 2 एंड 3, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, तो पहले ये चीज डिसाइड होगी फॉर्मूले से कि कितने कार्बन है, और कार्बन को वर्टिकली हमने लिख दिया, फिर नंबरिंग डाल दी 1 2 3। अब हमें ये देखना है कि ये शुगर एल्डिहाइड है कि कीटोन है। जो ये शुगर ऊपर लिखी हुई है, इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है ये? इसके नेम से ही पता चल रहा है ये क्या है। यहां तो शुगर के नेम से ही पता चल रहा है, लिखा है नेम ग्लिसर एल्डिहाइड, तो नेम से ही पता चल रहा है तो एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कार्बन है यहां पर C1 जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने C1 लिखा है, तो वो क्या होगी? वो एल्डिहाइड होगा। तो यहां इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप बना दो। कैसे बनाना है एल्डिहाइड? एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के राइट साइड में हाइड्रोजन लिख दो। तो अगर शुगर एल्डिहाइड है तो उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप सबसे पहले कार्बन पे आएगा। आ गए समझ में? अब फर्स्ट कार्बन को मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। अब दूसरे कार्बन पे क्या करना है? दूसरे कार्बन पे राइट साइड पे OH लिखना है। क्या लिखेंगे राइट साइड पे? OH। और लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में H लिखेंगे। राइट साइड में OH लिखेंगे, लेफ्ट साइड में H लिखेंगे। सेम तीसरे कार्बन पे भी यही काम करेंगे, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। थर्ड कार्बन पे भी यही कर दिया। अब जरा यहां ध्यान से देखो, कार्बन 1 के 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं। कार्बन 1 के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है वो, एक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 3 हो गए। और चौथा बॉन्ड नीचे कार्बन 2 के साथ बना रहा है वो। अब कार्बन 2 को देखो, कार्बन 2 के भी चारों बॉन्ड बन गए। कार्बन 2 एक बॉन्ड कार्बन 1 से बना रहा है, एक बॉन्ड कार्बन 3 से बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड OH से। तो कार्बन 2 के भी चारों बॉन्ड्स हो गए। कार्बन 3 के बताओ कितने बॉन्ड हुए? कार्बन 3, कार्बन 3 के यहां पर 3 ही बॉन्ड हुए हैं। तो चौथे बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन 3 पे 3 ही बॉन्ड हुए हैं ना, तो चौथे बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन और लिख दो। ये बन गया स्ट्रक्चर ग्लिसर एल्डिहाइड का। अब जरा यहाँ टोटल हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? ऊपर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 है। वही केमिकल फॉर्मूला में देखो, हाइड्रोजन 6 लिखा हुआ है। कार्बन कार्बन तो 3 है ही। ऑक्सीजन देख लो अब कितनी है। एक ऑक्सीजन कार्बन 1 पे है, एक ऑक्सीजन कार्बन 2 पे, एक ऑक्सीजन कार्बन 3 पे। तो 3 ऑक्सीजन होगी। आ गया स्ट्रक्चर समझ में? ये स्ट्रक्चर है ग्लिसर एल्डिहाइड का। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी यही है,
जो ग्लिसर एल्डिहाइड का था। लेकिन इसके नेम से हमें पता चल रहा है, नेम में देखो इसके क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एसीटोन वर्ड जो आ रहा है ना, ONE जो पीछे आया है, ओन, ये कीटोन के लिए आया है। जो कीटोनिक सब्सटेंस होते हैं वो इस तरह से एंड होते हैं ONE पे, ठीक है। तो ये शुगर कीटोन है, यहां लिख लो कंटेन्स कीटोन। तो ये अलग है इसके स्ट्रक्चर में। अब देखो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे कार्बन से। कितने कार्बन है फॉर्मूले में? 3 है। तो 3 कार्बन एक लाइन में लिख देते हैं। एक लाइन में हमने 3 कार्बन लिख दिए। दूसरा काम क्या करते हैं, कार्बन को नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, उसी से तो पता चलेगा कौन सा बॉन्ड किस कार्बन से बनाना है, नहीं तो आप रैंडमली कुछ भी बना दोगे। फिर नंबरिंग कर दिया, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में अब ये देखना होता है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अब है ये कीटोन, तो कीटोनिक कार्बन कौन सा होता है, यही लिखा हुआ है मैंने, कीटोनिक कार्बन इज सेकंड कार्बन। जो दूसरा कार्बन है उसको कीटोन बना दो, ये बना दिया कीटोन। डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगा दो सेकंड कार्बन पे। अब देख भी लो सेकंड कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, चारों बॉन्ड बन गए ना उसके, तो 2 ऑक्सीजन से और 2 बॉन्ड बन गए कार्बन से, एक C1 के साथ एक C3 के साथ। अब बचे कार्बन 1 और 3, उनके लिए क्या करना होता है? राइट साइड में क्या लिखेंगे बताओ? राइट साइड में क्या आएगा? HKOH राइट साइड में। राइट साइड में OH, दोनों के राइट साइड में OH डाल दो, लेफ्ट साइड में H। लेकिन अगर ध्यान से देखो दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी बाकी है, तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी होगी। अब जरा काउंट कर लो, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। तो यहां पर आप देखो कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या अलग है? स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो यहां पर, आइसोमर्स। इसके लिए लिखो केमिकल सब्सटेंसेस chemical substances having same chemical formula but different functional group इनके फंक्शनल ग्रुप अलग है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्लिसर एल्डिहाइड, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इनमें से ग्लिसर एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड हो गया और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया कीटोन। तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है इनमें? डिफरेंट है, इसलिए इन्हें आइसोमर कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हो गए 2 एग्जांपल कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर या ये स्लाइड नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम एरिथ्रोज। अगला पढ़ते हैं एरिथ्रोज। एरिथ्रोज में 4 कार्बन होते हैं, तो C4H8O4 ये फॉर्मूला हो गया। और ये होता है एल्डिहाइड, कंटेन्स एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होता है। अब ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके नेम से हमें पता नहीं चल रहा क्या है ये, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है फॉर्मूले की और एल्डिहाइड है ये, तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक लाइन में 4 कार्बन लिख दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। फंक्शनल कार्बन देखो कौन सा है, एल्डिहाइड है तो पहला कार्बन होगा, बना दो उसे एल्डिहाइड। ये पहला कार्बन एल्डिहाइड बन गया। बाकी कार्बन के राइट साइड पे OH, राइट साइड पे OH आ गया और लेफ्ट साइड पे H। लेकिन आखिरी कार्बन की एक वैलेंसी रह जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे एक। ये बन गया स्ट्रक्चर एरिथ्रोज का, 4 कार्बन शुगर। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे राइबोस का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ राइबोस शुगर। इसमें 5 कार्बन होते हैं, C5H10O5। राइबोस होती है एल्डिहाइड, कंटेन्स एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट। तो राइबोस के स्ट्रक्चर में पहले का 5 कार्बन लिखेंगे हम एक लाइन में और नंबरिंग कर देंगे। फिर एल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड होगा और बाकी कार्बन्स पे राइट साइड में OH आएगा और लेफ्ट साइड में H आएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर यहां पर राइबोस का।
ठीक है। लेकिन अब जरा आप देखो, इसमें कार्बन का नंबर इंक्रीज हो गया, कार्बन का नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर या काफी लंबा स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही इन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको अपने स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी एक चाहिए होती है। अगर वो इतना इतना लंबा जो स्ट्रक्चर होगा तो वो उसके लिए अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को छोटा करने की कोशिश करेगा। अब ये स्ट्रक्चर छोटा कैसे हो सकता है, अगर इस स्ट्रक्चर के दो एंड्स आपस में मिल जाएं तो एक रिंग बन जाएगी। जैसे एक बड़ी सी रस्सी है आपके पास, उस रस्सी के दोनों एंड्स को आप जोड़ दोगे तो ऐसे सर्कल बन जाएगा और उसका जो लेंथ है वो छोटी होगी। ठीक है, उसी तरह से ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, अगर इसके एंड्स को हम जोड़ दें तो एक रिंग बन जाएगी जिससे इसका साइज या स्ट्रक्चर जो है वो छोटा हो जाएगा और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब रिंग कैसे बनेगी उसे समझना है, इसे ध्यान से सुनो, एक बार सुन लो, हर स्ट्रक्चर के लिए काम पे आएगा। रिंग कैसे बनानी है वो एक बार समझ लो, वो हर स्ट्रक्चर के लिए काम पे आएगा, आगे जितने भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिंग जब भी बनती है तो उसमें कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होंगे। पहला तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा। फंक्शनल ग्रुप, अगर शुगर एल्डिहाइड है तो C1 इन्वॉल्व होगा, अगर शुगर कीटोन है तो C2 इन्वॉल्व होगा रिंग बनाने में। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर शुगर एल्डिहाइड है तो C1 इन्वॉल्व होगा, अगर शुगर कीटोन है तो C2 या कार्बन 2 इन्वॉल्व होगा रिंग बनाने में। ठीक है, और कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा, चेन का सेकंड लास्ट कार्बन, जो भी सेकंड लास्ट कार्बन है चेन का वो इन्वॉल्व होगा। तो कौन से नंबर का कार्बन या सेकंड लास्ट है, कार्बन 4 है ना यहाँ सेकंड लास्ट, तो C4 यहां पर सेकंड लास्ट है। तो अब देखो रिंग कैसे बनेगी, समझो जरा इसे। तो हमने क्या करना है, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाकर अटैच होगी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका, एल्डिहाइड है, तो वो कार्बन 1 होगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन की ऑक्सीजन जाकर अटैच हो गई फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, ये जाकर अटैच होगी। ठीक है, जो C1 है उसके साथ ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो जाके अटैच करेगी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप यहां पर एल्डिहाइड है तो वो C1 के साथ अटैच हो गया। अब जरा यहां देखो, अगर ये कार्बन जो C4 से अटैच्ड है, कार्बन C4 से अटैच के साथ साथ ये अगर C1 से भी अटैच होगी तो ये हाइड्रोजन खाली हो जाएगा, जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा था वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हट जाएगा वो। ये हाइड्रोजन फिर कहां जाके अटैच करेगा, ये हाइड्रोजन जाके अटैच करेगा फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन किससे अटैच करेगा, फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उस ऑक्सीजन से अटैच करेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उससे अटैच करेगा।
ऑक्सीजन से अटैच करेगा। तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन ने यहां पर हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो ये OH बन गया, यहां OH बन जाएगा। तो मेरे को बताओ ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये जो फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड बना रखा है, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा फिर अगर ऊपर OH आ गया? ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन 1 और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और हाइड्रोजन कहां से आएगा? ये C4 पे जो ये OH लगा है उसका हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन के लिए जो चेंजेस होने। तो अब फाइनली देखते हैं रिंग कैसी बनेगी। ध्यान से इसे फॉलो करो। सबसे पहले मैं ये जो शेयर्ड ऑक्सीजन है इसे बता देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर शेयरिंग में है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये शेयरिंग वाला ऑक्सीजन है जो ये शेयरिंग में था। किस किस के साथ शेयर है? ये C4 और C1 के साथ शेयर्ड है। तो एक एंड पे आपने बनाना है यहाँ पर कार्बन और दूसरे एंड पर भी ऐसे, दूसरे एंड पर भी कार्बन बनाना है। ठीक है, एक कार्बन को लेबल करो 1 और दूसरे को लेबल करो 4। एक कार्बन हो गया 1 और एक कार्बन हो गया 4। कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ये ऑक्सीजन शेयर्ड है। ये समझ में आ गया यहां तक? यस नो? आ गया समझ में यहां तक? ये जो ऑक्सीजन जो शेयरिंग में था वो किस तरह से मैंने दो कार्बन के बीच में शो करा है। नहीं आया समझ में? दोबारा बता देता हूं। रीअरेंजमेंट देखो एटम्स की कैसे हो रही है। जो यहां पर फॉलो करो जरा, जो फोर्थ कार्बन पे OH लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पे जो OH लगा हुआ है, उस OH का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन कार्बन 4 से तो अटैच है ही, वो ऑक्सीजन कार्बन 1 से भी अटैच हो गया। जो फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन है वो 4 से तो अटैच है ही, वो कार्बन 1 से भी अटैच हो गया। तो ये फोर्थ कार्बन वाला ऑक्सीजन है जो C4 से तो अटैच पहले से था, अब वो C1 से भी अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। कार्बन 2 कहां जाएगा? कार्बन 2 कार्बन 1 से अटैच है तो उसके नीचे यहां पर कार्बन 2 बना दो। कार्बन 1 के नीचे कार्बन 2 बना दो। ठीक है, 2 किससे अटैच है? कार्बन 3 से अटैच है, तो 2 के साथ बना दो यहां पर कार्बन 3। कार्बन 3 किससे अटैच है? कार्बन 3 कार्बन 4 से अटैच है, तो यहां एक बॉन्ड बना के 3 और 4 को आपस में जोड़ दो, तो 3 और 4 जुड़ गए। जो कार्बन 4 है उसके आगे कार्बन 5 है, तो 4 के आगे रिंग के बाहर, मतलब रिंग के बाहर आ गया ये कार्बन 5, बन गई ये रिंग। जिसमें कार्बन 5 रिंग के बाहर चला गया, क्योंकि रिंग बन रही थी सेकंड लास्ट कार्बन से, तो सेकंड लास्ट कार्बन यहाँ C4 था, तो वो C4 वाला रिंग के अंदर रहा। ठीक है, जो C5 जो था वो रिंग के बाहर चला गया ऑब्वियसली। अब देखो इन हर कार्बन से
क्या क्या अटैच है वो हम देख लेते हैं। कार्बन 1 से शुरुआत करते हैं। कार्बन 1 पे एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन तो है ही, कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन तो है ही, और उस हाइड्रोजन को सबसे पहले बनाते हैं जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन था। वो मैंने ऐसे कार्बन 1 पे मैंने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन दिखा दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन दिखा दिया। ठीक है, डायरेक्शन ये फिक्स नहीं होती है, चेंज हो सकती है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन ये फिक्स नहीं है, अभी फिलहाल मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाया। और क्या अटैच है कार्बन 1 पे? कार्बन 1 पे एक ऑक्सीजन भी था डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन जब ये एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया था, तो OH बन गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड के साथ एक OH लगा दो, सिंगल बॉन्ड के साथ एक OH लगा दिया। ये आ गया कार्बन 1 समझ में। कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन था, वो डाउनवर्ड लिख दिया, और जो ऊपर ऑक्सीजन था वो H से जुड़ के OH बन गया, तो उसे ऊपर लिख दिया। अब कार्बन 2 और 3, कार्बन 2 और 3 के लिए क्या क्या करना है हमें? देखो 1 और 4 तो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, जो पहला और चौथा था ना वो तो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। जो नहीं था इन्वॉल्व 2 और 3, उसके लिए क्या करना है? 2 और 3 के लिए स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड राइट साइड में है, स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड राइट साइड में है 2 और 3 के, क्या राइट साइड में OH है, वो रिंग के बाहर बनाना है। जो बॉन्ड लेफ्ट साइड में है 2 और 3 के H, वो रिंग के अंदर की तरफ बनाना है। कैसे बनाना है देख लो। जैसे सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में OH है, तो OH रिंग के बाहर बना दो। H लेफ्ट साइड में है तो उसको रिंग के अंदर बना दो। थर्ड कार्बन पे भी सही सेम यही काम करना है। ये आगे समझ में? जो लेफ्ट साइड वाला है उसको 2 और 3 के लिए रिंग के अंदर बना दिया, और राइट साइड वाले को 2 और 3 के लिए रिंग के बाहर बना दिया। अब बचा फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन तो हमने अटैच दिखाई रखा है फोर्थ कार्बन पे, लेकिन एक हाइड्रोजन भी है। उस हाइड्रोजन को फिलहाल ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने दिखा दिया। फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। अभी आ रही है क्या आवाज कि ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है सही? ब्रेक हो रही है अभी भी? अभी क्लियर है? अब ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं। कार्बन 1 तक हमने पढ़ लिया था, 2 और 3 से देखो क्या हो रहा है। कार्बन 2 और 3 के लिए हमें क्या करना है?
जो स्ट्रक्चर में राइट साइड में था बॉन्ड, उसे रिंग के बाहर बनाना है। जैसे स्ट्रक्चर में राइट साइड में OH था, तो उसे रिंग के बाहर बनाया हमने OH को, और लेफ्ट साइड में H बना रहे थे हम, वो रिंग के अंदर हमने लगा दिया H। ठीक है, 2 और 3 पे। उसके आगे कार्बन 4, कार्बन 4 पे एक ऑक्सीजन तो था ही पहले से, जो शो कर दिया हमने रिंग में। एक हाइड्रोजन भी है कार्बन 4 पे। उस हाइड्रोजन को मैंने फिलहाल रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। कार्बन 4 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हाइड्रोजन दिखा दिया। ठीक है, ये C4 तक हो गया। अब आ जाओ C5 पे, जो रिंग के बाहर है। C5 पे देखो 2 हाइड्रोजन है और एक OH है, तो बना दो उसे। 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो और एक OH ऐसे ऊपर दिखा दो। 2 हाइड्रोजन लगा दिया और एक OH लगा दिया। इस स्ट्रक्चर को, जो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन वाला, जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं है, वो ओपन चेन हो गया। क्लोज चेन, जिसमें रिंग फॉर्मेशन आ रखी है, उसे क्लोज चेन कहते हैं। C4 पे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। C4 पे जो ऑक्सीजन है वो पहले ही हमने अटैच दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर क्लोज चेन। अब राइबोस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मैंने बोला था कि राइबोस रिंग क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही रहेगा ना राइबोस। राइबोस कौन सी फॉर्म में रहेगा? क्लोज चेन स्ट्रक्चर में रहता है। कैसे स्ट्रक्चर में रहेगा राइबोस? क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्कूल के एग्जाम में, कि राइबोस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि राइबोस इसी फॉर्म में रहता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसे एनसीईआरटी से भी हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले एक चीज और देखो यहां पर, ये जो राइबोस होता है, या कोई भी रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, उसकी 2 फॉर्म होती है। रिंग वाले स्ट्रक्चर की 2 फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है अल्फा और दूसरी फॉर्म होती है बीटा। रिंग वाले स्ट्रक्चर की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये बीटा क्या होता है। ठीक है, उसे समझते हैं। अगर स्ट्रक्चर में अल्फा या बीटा है, इसे आपको चेक करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन कहां है। सबसे पहले रिंग में ये आइडेंटिफाई करना है हमें, फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन कहां है। लिखा है ये राइबोस है, तो आपको पता है राइबोस तो एल्डिहाइड होती है, तो एल्डिहाइड तो पहले कार्बन पे आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन कौन सा हो गया? ये हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो सबसे पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यही है यहाँ पर। ये है ना एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन, यही तो है। तो जब भी अल्फा या बीटा चेक करना है, तो फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन को सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कौन सा है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसे कंपेयर करो आप लास्ट कार्बन से। जो भी लास्ट कार्बन था उससे कंपेयर करो। लास्ट कार्बन क्या था? C5 था। लास्ट कार्बन से कंपेयर करो। किस किस को कंपेयर करना है? इन दोनों को।
फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन को कंपेयर करना है लास्ट कार्बन से। लास्ट कार्बन इसमें C5 है तो उससे कंपेयर करो। अगर दोनों की पोजीशन एक डायरेक्शन में है, अगर दोनों की पोजीशन एक डायरेक्शन में है, जैसे OH भी ऊपर की तरफ है और ये C5 भी ऊपर की तरफ है, दोनों की पोजीशन अगर एक डायरेक्शन में है तो उस रिंग को हम बीटा बोलते हैं। अगर दोनों की पोजीशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो इसे आप लेबल करो यहां पर बीटा राइबोस। दोनों की हमें ओरिएंटेशन देखनी है। अगर ओरिएंटेशन फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन की और लास्ट कार्बन की अगर ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में है तो वो बीटा शुगर है, बीटा राइबोस इस केस में। अब मैं आपको अल्फा राइबोस भी बता देता हूं। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसे स्ट्रक्चर बनाया और इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नीचे राइबोस लिख दिया। अब हमें देखना है ये अल्फा है कि बीटा है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखो, जो राइबोस है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। जो राइबोस है यहां पर हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। वो है एल्डिहाइड। तो सबसे पहले कार्बन पे एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन आएगी, तो यहां पर ये एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है। इसकी पोजीशन को हमें कंपेयर करना है किसके साथ, लास्ट कार्बन के साथ। लास्ट कार्बन के साथ कंपेयर करना है। अगर लास्ट कार्बन अपवर्ड डायरेक्शन में है और एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों की पोजीशंस या डायरेक्शंस ऑपोजिट होगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है उसे बोलते हैं अल्फा शुगर। तो ये हो गया अल्फा राइबोस। अगर लास्ट कार्बन और एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन सेम डायरेक्शन में है तो वो हो गया बीटा। ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया बीटा। इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं इन्हें बोलते हैं एनोमर्स। इन्हें बोलते हैं एनोमर्स। पॉइंट लिख लो यहां पर। एनोमर्स। बेटा अगर स्क्रीन आप लोगों को विजिबल नहीं है ना तो उसके लिए क्या किया करो, एक बार मोबाइल से अगर पढ़ रहे हो एक बार आप बैक चले जाया करो। ठीक है, बैक गए और दोबारा टीम में लौट कर आओ। बैक जाके दोबारा लौट कर आओगे टीम में, ऊपर स्क्रीन पे एक कॉलम बना होता है टैप टू रिटर्न टू स्क्रीन। टैप करोगे दोबारा आ जाओगे, स्क्रीन दिख जाएगी। कई बार क्या होता है, मोबाइल से हम पढ़ रहे होते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, दोबारा टीम में आते हैं तो वो दिख नहीं रही होती स्क्रीन। तो एक बार बैक जाओ और टैप टू रिटर्न टू मीटिंग करो, वो स्क्रीन आपको दिखा देगा। एनोमर्स होते हैं
अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। शुगर की जो अल्फा या बीटा फॉर्म्स होती हैं उसे कहते हैं एनोमर्स। जैसे यहां पर मैंने अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस बनाए, ये दोनों एनोमर्स हैं। क्या है? ये दोनों एनोमर्स हैं। ठीक है, तो एक बार अब एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर देखते हैं और उससे इसे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर राइबोस का स्ट्रक्चर, इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में उसने कोई नंबरिंग नहीं करी है। एक चीज, पहली चीज क्या, उसने नंबरिंग नहीं कर रखी है। ठीक है, लेकिन नंबरिंग मैंने आपको नोट्स में करके बताई है, तो उससे उसे कंपेयर करके पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा, इसने कार्बन को नहीं लिख रखा। देखो जनरली क्या करते हैं हम, जब स्ट्रक्चर बनाने होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि जहां जहां ये पॉइंट्स हैं वहां पर हम हमेशा कार्बन को लिखें। जहां जहां ये पॉइंट्स हैं वहां हम हमेशा कार्बन को लिखें। कार्बन को लिखना जरूरी नहीं होता। अगर हम कार्बन को नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है। जहां जहां ये रिंग के पॉइंट्स होते हैं ना, एजेस जहां जहां रिंग की, जरूरी नहीं होता कि हमेशा कार्बन को लिखे। वो अंडरस्टूड होता है कि वहां पर कार्बन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर कार्बन या ना भी लिखा हो तो भी ये स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है। दूसरी चीज, हमें हाइड्रोजन को भी हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई सिंगल हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर इसने पहले कार्बन पे देखो, पहले कार्बन पे यहां पर ऊपर हाइड्रोजन आना चाहिए, दूसरे कार्बन पे यहां पर हाइड्रोजन आना चाहिए, तीसरे पे हाइड्रोजन, चौथे पे यहां हाइड्रोजन। उसने कोई भी हाइड्रोजन यहां पर मेंशन नहीं करी। ठीक है, तो ना हमें हाइड्रोजन को बार बार लिखने की जरूरत होती, ना ही कार्बन को बार बार लिखने की जरूरत होती, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हो, इनिशियल स्टेज में हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप बार बार आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको रिंग बनाने आ जाए। एक बार आप जब सीख जाओगे तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर भी बना सकते हो जो यहाँ बुक में दे रखा है। हमें हर कार्बन को एजिस पे लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही हर सिंगल हाइड्रोजन को मेंशन करने की जरूरत है। अब देखो OH में भी तो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन तो लिखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा मत करना कि OH की जगह O लिख दिया, वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना OH, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये पहला कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है, मेरे को बताओ ये अल्फा है कि बीटा है? ये जो राइबोस है ये अल्फा है कि बीटा है? इसे आपको कंपेयर करना है, जो एल्डिहाइडिक वाला ऑक्सीजन है उसे कंपेयर करना है आपको आखिरी कार्बन से। अगर आखिरी कार्बन ऊपर है, एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन नीचे है, तो दोनों की ऑपोजिट पोजीशन होगी, ये अल्फा होता है, ये अल्फा राइबोस होगी। ऑल राइट, लेकिन अगर दोनों की सेम पोजीशन है तो क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहां पर ये राइबोस। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और समझते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, तो कंटेन एल्डिहाइड।
अब स्ट्रक्चर में देखो ग्लूकोज के थोड़ा सा चेंज आता है। तो इनिशियल स्टेप्स सेम है कि एक लाइन में हमें 6 कार्बन लिख देने, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। फिर देखो एल्डिहाइड है तो पहले कार्बन को हमने एल्डिहाइड बना देना है, ये हो गया एल्डिहाइड। उसके आगे हम क्या करते हैं, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, यही करते हैं। लेकिन ग्लूकोज में यहां थोड़ा सा चेंज है। ग्लूकोज में क्या चेंज होता है, जो सेकंड कार्बन है, सॉरी जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH आ जाता है और राइट साइड में H आ जाता है, ये चेंज। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे उल्टा होता है, लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में H। बाकी सब जगह सेम है, बाकी सब जगह वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H, और टर्मिनल कार्बन पे एक एक्स्ट्रा H लगा देंगे। तो ये यहां पर ट्विस्ट हो गया, ये ट्विस्ट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होता है, बाकी कार्बन पे OH राइट साइड में। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कौन कौन से कार्बन के इन बिटवीन रिंग बनेगी। रिंग कौन कौन से कार्बन के इन बिटवीन बनेगी ग्लूकोज में। रिंग बनती है एक तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप यहां पर पहला कार्बन है, और एक सेकंड लास्ट कार्बन पे। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, तो अब रिंग बनाते हैं। तो क्या करना है, जो ये ऑक्सीजन है सेकंड लास्ट कार्बन पे C5 पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किस कौन से कार्बन से अटैच करेगा, C1 पे अटैच करेगा। C1 पे अटैच कर रहा है, जो ऑक्सीजन सेकंड लास्ट कार्बन पे है वो C1 पे अटैच कर गया। दूसरा, जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन पे जाके अटैच कर गया, वो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन पे अटैच कर गया जो हाइड्रोजन था। डबल बॉन्ड अगेन टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देखते हैं फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इस शेड ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं जो C5 पे था। ये ऑक्सीजन लिखा मैंने सबसे पहले, ये कौन सा ऑक्सीजन है, ये जो शेयरिंग में था C5। एक एंड पे तो इसके C5 है, कार्बन 5, ये हो गया C5, और एक एंड पे अब ये C1 से जुड़ गया, एक एंड पे जुड़ गया ये C1 से। ठीक है, तो इस तरह से यहां से अब रिंग की शुरुआत होगी। जो ऑक्सीजन शेयरिंग में बनाया ना हमने, उसी ऑक्सीजन से स्टार्ट किया करो। एक एंड पे C5 है उसके, और दूसरे एंड पे अब C1 आ गया। अब यहां से C1 को C2 से जोड़ दो, सो ऑन। जो C1 है वो जुड़ गया C2 से, C2 जुड़ गया C3 से, फिर वो आगे C4 से, C4 आगे जुड़ गया C5 से, कुछ इस तरह होगी रिंग कंप्लीट। जो C5 है उसके आगे C6 जुड़ा हुआ है, C6 रिंग के बाहर आ जाएगा, तो ये 6 के 6 कार्बन हो गया। ठीक है,
अब हर कार्बन के ग्रुप्स को हमें लिखना है। पहले कार्बन से शुरुआत करते हैं। पहले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंने ऊपर की डायरेक्शन में बना दिया। एक तो हाइड्रोजन है उस पे पहले कार्बन पे, और एक ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आगे जुड़ गया। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट हुई तो ये OH बन गया। तो यहां जो ये ऑक्सीजन है, ये कौन सा ऑक्सीजन है? ये एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है। यही है यहां पर एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेकंड कार्बन पे देख लो। सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, 2, 3, 4। तो इनके लिए क्या करना होता है? जो चीज राइट साइड पे है वो रिंग के बाहर, तो C2 पे OH रिंग के बाहर आ गया, C3 पे H रिंग के बाहर आ गया, जो राइट साइड पे वो रिंग के बाहर या नीचे की तरफ। C4 पे OH नीचे आ गया, जो लेफ्ट साइड पे है वो रिंग के अंदर। C2 पे हाइड्रोजन ऊपर आ गया रिंग के अंदर, C3 पे OH ऊपर आ गया रिंग के अंदर, C4 पे ऊपर H आ गया। ये कर लिया फॉलो यहां तक? उसी की तरह जैसे हम पहले बना रहे थे, बस चेंज क्या हुआ है? चेंज बस ये चेंज है कि थर्ड कार्बन पे OH रिंग के अंदर आ रहा है, बस ये चेंज है बस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, बाकी सारा तो सेम वही है। C4 पे लेफ्ट साइड पे जो H था वो ऊपर आ गया, और राइट साइड पे जो OH था वो नीचे आ गया। C4 का हाइड्रोजन रिंग के अंदर कैसे बनाओगे? वो रिंग का शेप ही वैसी है। नेक्स्ट C5 देखो, C5 पे एक हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन तो पहले ही जोड़ चुके हैं हम, उस हाइड्रोजन को यहां लिख लो, रिंग के अंदर लिख लो। ठीक है, हाइड्रोजन को C5 पे, और बचा C6, उस पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए और एक OH लगा दिया। ये बन गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। जल्दी से बताओ ये अल्फा है कि बीटा है? अल्फा है, ये बीटा है? क्या कंपेयर करेंगे हम? सही आंसर आया बच्चों का। कंपेयर क्या करना है हमें? इस एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन को कंपेयर करना है सबसे आखिरी वाले कार्बन से। आखिरी कार्बन या C6 है, C6 ऊपर है, एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, तो ये हो गया अल्फा। अगर ऑपोजिट पोजीशन से, तो लिखो यहां पर अल्फा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में क्या करोगे? OH को ऊपर बना दो, पहले कार्बन पे जो OH है ना उसको ऊपर बना दो, C6 को वैसे ही रहने दो, पहले कार्बन का OH ऊपर बना दोगे तो वो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब जरा एक बार एनसीईआरटी से भी देख लो इसे। C4 पे क्या समझने का है बेटा? जो लेफ्ट साइड पे है वो रिंग के ऊपर बना दो, जो राइट साइड पे है वो नीचे की तरफ बना दो। ठीक है, ऊपर और नीचे ही बनाना है ना, हम राइट लेफ्ट साइड में थोड़ी ना कर रहे हैं उसे, ऊपर नीचे बनाना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से देख लो।
स्ट्रक्चर में इसने सेम वही चीज कर रखी है, कार्बन शो नहीं कर रखे। जैसे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, कार्बन शो नहीं कर रखे और हाइड्रोजन भी नहीं शो कर रखे, बस फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं। कंपेयर कर लेना, सेम स्ट्रक्चर मैंने आपको नोटबुक में भी बनवाया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे। स्ट्रक्चर है वो फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला है, सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन फ्रक्टोज होता है कीटोन। ये कीटोन होता है, फ्रक्टोज इज कीटोन। ठीक है, तो ये चेंज आ जाएगा यहां पर। होता तो ये ग्लूकोज की तरह ही है, बस ये कीटोन है और ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है। तो अगेन सेम 6 कार्बन लिखे हमने, लेकिन ये कीटोन है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन बना दिया, सेकंड कार्बन कीटोन हो गया। और कहां चेंज था, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में आता है, थर्ड कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट साइड में आता है। एक ये चेंज था जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वाला चेंज है, बाकी सारा सेम वही करना है। राइट साइड पे OH, लेफ्ट साइड में H। ये हो गया स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। अब इसमें देख लो रिंग कैसे बनेगी। जब रिंग बनेगी तो सेकंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन इस बार कीटोनिक कार्बन पे जाएगा, कीटोनिक कार्बन पे। सेकंड लास्ट कार्बन का ऑक्सीजन इस बार कीटोनिक पे गया, तो कीटोनिक तो सेकंड कार्बन पे है, तो अब सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिंग बनेगी। ये चेंज है। और ये हाइड्रोजन किस पे जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा कीटोनिक ऑक्सीजन पे। इस कीटोनिक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, तो अब देखो रिंग कैसे बनेगी। स्टार्ट करते हैं उस ऑक्सीजन से जो शेयरिंग में था। जो ऑक्सीजन शेयरिंग में था उसके एक एंड पे C5 है और दूसरे एंड पे C1 है। C5 और C2, सॉरी, C5 और C2 के इन बिटवीन ये शेयरिंग हुई है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो एक एंड पे C5 है और दूसरे एंड पे C2 है। अब उसके आगे C2 के ऊपर C1 है, C2 के नीचे C3 है, फिर C4 है, C5 और C5 के ऊपर C6। तो ये बन गया स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। इस पे हर कार्बन के बॉन्ड्स देख लो। तो पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक OH है, तो वो लगा दो। सेकंड कार्बन कीटोनिक था, अब कीटोनिक कार्बन पे क्या चेंज आया था, उसका ऑक्सीजन OH बन गया था। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पर, ये कीटोनिक ऑक्सीजन है, कीटोनिक ऑक्सीजन। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है, तो OH रिंग के अंदर आ गया और H रिंग के बाहर आ गया। फोर्थ कार्बन पे OH रिंग के बाहर आ गया और H रिंग के अंदर चला गया। फिफ्थ कार्बन पे एक हाइड्रोजन बच रहा था तो वो लगा दिया। सिक्स्थ कार्बन पे 2 H है और एक OH है।
ठीक है, तो बताओ ये स्ट्रक्चर अल्फा बना के बीटा बना फ्रक्टोज का, अल्फा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये अल्फा फ्रक्टोज हो गए। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी क्या हो गए, आइसोमर हो गए। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर आइसोमर्स। ये दोनों आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। यहां पर हमने सभी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। जैसे मैंने बोला सीडो हेप्टुलोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमने सभी स्ट्रक्चर्स यहां पर पढ़ लिए। बीटा के स्ट्रक्चर में क्या करोगे, बीटा स्ट्रक्चर अगर ये बनाना है तो इस OH को, जो सेकंड कार्बन पे OH है ना, OH को ऊपर ले जाओ, और ये जो फर्स्ट कार्बन था C1, पूरा का पूरा C1 उठा के नीचे कर दो। सेकंड कार्बन के OH को तो ऊपर ले गए और पूरा का पूरा C1 उठा के नीचे कर दो, तो OH ऊपर है और सिक्स्थ कार्बन ऊपर है, तो बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट यहां पर सभी स्ट्रक्चर्स। थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।